कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज HTML CSS Bootcamp 2020 बाय testyourprep.com। गाइस लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था CSS से, जिसको हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और हमने देखा था HTML को पूरी तरह से। हमने HTML का कोर्स कंप्लीट कर लिया और CSS को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस CSS में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम CSS को अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंक्लूड करते हैं। हमने उसके 3 तरीके देखे थे। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके से हम CSS को इंक्लूड कर सकते थे। एक था हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रिपेयर करते हैं .css एक्सटेंशन के साथ, और उसको लिंक टैग लगा के हमारे हेड टैग के अंदर हम उसको उससे लिंक कर देते हैं, और हमने देखा था इसकी प्रायोरिटी होती है सबसे कम। सेकंड हमने बात की थी इंटरनल स्टाइलिंग की, जो हमारा स्टाइल टैग जो है वो सीधा हेड टैग के अंदर लग जाता है और हम उसको क्लास या एलिमेंट नेम्स के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा था इनलाइन। तो इनलाइन की हमने देखा था गाइस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इस वाली स्टाइल शीट की, क्योंकि ये हमारा इनलाइन उस एलिमेंट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली जो भी स्टाइल हम उस एलिमेंट को प्रोवाइड करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो पहले से डिफाइंड है या नहीं, वो उसको अप्लाई करेगा ही करेगा। तो CSS में आगे बढ़ते हुए गाइज आज हम बात करेंगे क्या CSS कलर्स की। हम देखेंगे CSS में हम किस तरह से अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में अपने एलिमेंट्स को कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे कलर ऑप्शंस है, क्या HTML और CSS कलर्स में कुछ डिफरेंस है या नहीं, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विद CSS कलर्स। तो फ्रेंड्स CSS के अंदर भी HTML की तरह ही हम कलर को स्पेसिफाई करते हैं। या तो हम कलर के कॉमन नेम्स के साथ उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसकी हेक्स वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसकी HSL वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जैसे 3 तरीके देखे थे गाइस, जो HTML में हमने कलर्स के लिए पढ़ा था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। मोस्ट ऑफ द कलर्स जो है उनके कॉमन नेम से हम उनको अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सीधा चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, और हम बनाएंगे एक छोटा सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट है। इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं, जैसे पैराग्राफ, और यहाँ पर एक हेडिंग को मैं ऐड कर दूंगा H2। राइट, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो है 2 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक हो रहा है मेरा पैराग्राफ और एक हो रही है मेरी हेडिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर मैं इंटरनल स्टाइलिंग का यूज़ करूँगा, यानी कि मैं इसके अंदर स्टाइल टैग लगा के इसको स्टाइल करूँगा, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा P टैग, हमारा P एलिमेंट, जो हमारे सारे पैराग्राफ्स को वह स्टाइल कर देगा। तो सिंपली हम बात कर रहे हैं कलर्स की, तो हम यहाँ लिखेंगे कलर। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कलर, और आप इस एडिटर में देख सकते हो मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑप्शन चूज करके सेव करूंगा, वो मेरा कलर जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और ऐसे आप कंट्रोल स्पेस दबा के इन ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन को वापस ला सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे कलर के कॉमन नेम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरा चेंज हो गया है। सिमिलरली गाइज, अगर मैं यहाँ पर H के लिए डिफाइन करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं H2 लिखूंगा, और इसके अंदर भी मैं एक कलर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये चेंज यहाँ पर हो गया। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको ऑरेंज में बदल दूंगा, और ये मेरा चेंज हो गया है। तो गाइज इसके बाद अगर मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरे पैराग्राफ 2 में भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक पी के लिए डिफाइंड है, तो सारे पीस के लिए मेरे पास यही प्रॉपर्टी है। बट अगर आप यहाँ पर देखो कि मैं H3 या H5 क्रिएट करूँ और मैं उसको कुछ टाइटल दे दूँ हेडिंग 5, तो आप देखो कि ये मेरी हेडिंग जो है ये सिंपल यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल हेडिंग फॉर्मेट है उसके अंदर आई है, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी H2 के लिए डिफाइंड है, तो वो हर एक H2 टैग में ही काम करेगी। तो इसके बाद अगर मैं एक H2 टैग आपको यहाँ क्रिएट करके दिखाऊं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि मेरी ये जो हेडिंग है अब इस प्रॉपर्टी को मैच कर रही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर हेडिंग 2 के लिए ये एक स्टाइलिंग डिफाइंड है। तो गाइस ये था हमारे लिए टेक्स्ट कलर। बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो अगर पैराग्राफ में मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, और उसको मैं दे दूंगा कोई भी अपना पसंदीदा कलर, तो हमारे पास वो बैकग्राउंड कलर वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा, और मेरे पास हर पैराग्राफ में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर इज जो उस एलिमेंट को बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देगा, तो हमें उसके लिए लिखना होता है क्या, बैकग्राउंड कलर।
सिमिलरली गाइज हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सेम हम इसको कितनी भी थिकनेस, इसका टाइप और एक कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास वहां पर बॉर्डर अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली गाइज हम अपने बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं ब्लैक की जगह कोई और कलर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा तो हम अपने बॉर्डर को भी उस तरह से कलर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कितनी भी थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इजीली हो जाएगा। तो ये था गाइस हमारे पास CSS के अंदर कलर्स, इसमें और कुछ नहीं है, राइट। कॉमन नेम्स के कलर्स हमें पता है, कोड एडिटर्स लाइक विजुअल स्टूडियो जो मोस्टली यूज होता है। आगे जाकर आप अगर सोच रहे हो कि आगे जाके हम कैसे याद रखेंगे कलर के नाम वगैरह, तो यूजुअली जब डेवलपमेंट हम करते हैं तो यही सब कोड एडिटर्स का यूज करते हैं। ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं कोड एडिटर्स। तो आपको ऐसे कई कोड एडिटर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस दे देगा, तो आपको उसकी चिंता करने की नीड नहीं है। तो बेसिकली कलर्स को हम कॉमन नेम से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हेक्स वैल्यूज और उसकी अदर टाइप्स ऑफ वैल्यूज में जाने का और कंफ्यूज होके कोई फायदा है नहीं। तो हम बेटर है कि कॉमन नेम्स को ही याद रखें। और अगर आपको कुछ हेल्प लेनी भी है देन ऑब्वियसली गूगल इज अवेलेबल ऑल टाइम। आप वहां से जाके किसी भी पर्टिकुलर कलर की शेड की जाके आप उसकी कॉपी करके वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट करोगे, आपको सेम टू सेम कलर वहां पर मिल जाएगा। बात करेंगे गाइज अब हम CSS बैकग्राउंड्स की। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम आज का, CSS बैकग्राउंड्स। तो हम देखेंगे बैकग्राउंड्स के लिए हम CSS को किस किस तरह से यूज़ करते हैं, हम किस किस जगह पे कैसे कैसे बैकग्राउंड्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक देखा था बैकग्राउंड कलर, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी जिसका नाम था बैकग्राउंड कलर। तो हमारा बैकग्राउंड कलर, हम इसको जो भी कलर प्रोवाइड करेंगे वो हमें यहाँ पर कलर मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं CSS के सिंपल बैकग्राउंड की। उससे पहले मेरे पास यहाँ पर एक और चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेट करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी डिफाइन करूंगा। तो बेसिकली आप जानते हो कि ओपेसिटी क्या होती है, इसको ये कितना डिम कर देगा, कितना लाइट कर देगा। तो यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को अगर कर दूंगा 1, तो ये मेरा फुल ओपेक होता है कि ये यहाँ पर ज़रा भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। अगर मैं इसको कर दूंगा 0.5, तो ये टू द हाफ डिम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ओपेसिटी को कम करना है तो आप इसकी वैल्यू को कम करेंगे, राइट। अगर आपको इसको पूरा ओपेक करना है तो आप इसको 1 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिफॉल्ट विच इज 1, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज की, राइट। तो बैकग्राउंड इमेज यानी ये जो आपको जैसे अभी यहाँ पर व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड दिख रहा है, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इसको चेंज करने का। कैसे, अगर हम इसको यहाँ से स्टार लगाते हैं एलिमेंट में, ठीक है, और इस एलिमेंट के अंदर हम बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर दें, तो हम कोई भी कलर स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमारे पास इसी कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मुझे यहाँ पर कुछ इमेज चाहिए अपने बैकग्राउंड में, जैसे आपने मेरी वेबसाइट में स्टार्टिंग में देखा था एक ड्रम सेट की इमेज थी जिसमें मैंने ग्रेडियंट प्रोवाइड किया था। तो ग्रेडियंट्स भी हम इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज की। तो बैकग्राउंड इमेज में कैसे यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट किया है, मैं सिंपली एक प्रॉपर्टी लिखूंगा जिसका नाम है बैकग्राउंड, ठीक है। और आप देख सकते हो वहां पर एक बैकग्राउंड इमेज का भी ऑप्शन था, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना होता है अंदर एक URL, और ये URL जो है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से हम कोई अच्छी सी एक इमेज उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये आई गेस थोड़ी सी छोटी है, आप रेजोल्यूशन का ख्याल रखना, तो वो आपको अच्छी सी मिल जाएगी। यस, तो हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन भी ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने गाइस इमेज के लिए भी 2 तरीके देखे थे, या तो हम इसको सेव इमेज करके सेव फोल्डर में, सेम फोल्डर में इसको सेव करने के बाद वहां से इसका एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास काम कर जाएगा। या फिर हमने सेकेंड ऑप्शन देखा था जो हमने ओवर द वेब से रिट्रीव करने का, हमने एक तरीका देखा था कि हम यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, राइट, और यहाँ पर इसका URL जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। और जब हम इसको सेव करेंगे आप देख सकते हो कि मेरे बैकग्राउंड में जो है ये इमेज आ गई है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये यहाँ तक आकर रिपीट करना स्टार्ट कर गई, राइट। तो बाय डिफॉल्ट गाइस प्रॉपर्टी क्या होती है,
कि जो हमारी इमेजेस हैं वो उसका जितना रेजोल्यूशन होगा वहां तक डिस्प्ले होने के बाद वो खुद को रिपीट कर देगी। जैसे आप देख सकते हो इतना पोर्शन जो है इमेज का वो यहाँ पर आकर रिपीट कर रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारे पास रिपीट हो रहा है इमेज, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, राइट। तो आप देख सकते हो, आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर या इस जैसा कोई अच्छा कोड एडिटर यूज कर रहे हो तो आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखने की भी नीड नहीं पड़ रही। आपने जैसे देखा मैंने यहाँ पर खाली रिपीट लिखा और मेरे पास मेरा ये जो ऑप्शन है वो मुझे अवेलेबल हो गया। तो आप देखो बैकग्राउंड रिपीट को अगर मैं नो रिपीट सेलेक्ट कर दूं तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेव इसको करूंगा और आप देख सकते हो कि अब जो है मेरी इमेज जितना डिपेंडेंट थी, जितना उसका रेजोल्यूशन था वो वहीं तक सेट हुई, उसके बाद उसने व्हाइट स्क्रीन डिस्प्ले कर दी। जो मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो रिपीट नहीं हुई। बट अगर मैं ये नो रिपीट का ऑप्शन हटा दूं तो आप देखना कि ये मेरी रिपीट कर रही है, राइट। तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट है कि वो उसको रिपीट कर जाएगी। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे रिपीट एक्स, रिपीट वाई या रिपीट इज डिफॉल्ट। रिपीट एक्स मीन्स आप ग्राफ मान के चलो, आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये उसका वाई एक्सिस होता है, ये उसका एक्स एक्सिस होता है। तो रिपीट एक्स का मतलब है वो इस तरह से रिपीट करेगी, रिपीट वाई का मतलब है वो इस तरह से रिपीट करेगी, राइट। तो अगर हमें इमेजेस को ऐसे रिपीट करवाना है तो हम रिपीट वाई का ऑप्शन लगाएंगे। अगर इमेजेस को हमको ऐसे रिपीट कराना है तो हम रिपीट एक्स का ऑप्शन लगा देंगे, राइट। रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। तो आप समझ ही गए होंगे रिपीट एक्स और रिपीट वाई क्या चीज़ होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे कि जो हमारी इमेज रिपीट हो रही है वो रिपीट भी ना हो और यहाँ पर हमारे पास वाइट स्पेस भी ना आए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, राइट। तो बैकग्राउंड साइज में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है ऑटो कंटेन कवर इनिशियल। तो ऑटो में अगर हम इसको सेट कर दें तो देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आता है। ओके, ऑटो में करने से हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं वेरियस ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा तो हम एक और प्रॉपर्टी को ट्राई करेंगे, कवर बैकग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं गाइज यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो आप देखो कि मेरे पास ये जो बैकग्राउंड है ये सेंटर में आया और साथ में ये हर डायरेक्शन से रिपीटिंग इमेज हो गई। तो ये अब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो इसको हम अब ठीक करेंगे। तो बैकग्राउंड पोजिशन भी हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ट्राई करते हैं गाइज, बैकग्राउंड साइज का। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज में हमारे पास एक ऑप्शन है कवर। तो हम इसको कवर पे करके रन करके देखते हैं। यस, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो अब बैकग्राउंड है वो पूरी तरह स्क्रीन पे कवर हो रहा है। तो आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, ये एलिमेंट्स और हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को यहाँ से हटा के और इन स्टाइलिंग को भी यहाँ से हटा के मैं आपको रन करता हूँ तो आप देखो कि ये मेरा कितना सुंदर अब दिख रहा है, राइट। पूरी इमेज हमारी स्क्रीन पर फिट हुई है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक व्यू हमें मिल गया है। तो बेसिकली ये था हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। तो इसी के साथ हमारे पास एक और चीज भी यहाँ पर आती है जिसको हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कवर लिख रहे हैं, हो सकता है आगे जाके हम कभी बैकग्राउंड को हम और कोई प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ओरिजिन लाइक बॉर्डर बॉक्स, कुछ इस तरह से अगर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन हो सकता है आगे जाके हमें ऐसे बैकग्राउंड को 2-3 प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी पड़े। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने की बजाय हम इसको यहाँ पर भी सीधा सीधा लिख सकते हैं, कवर नो रिपीट। इसको एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं तो भी हमारे पास बात यही रहेगी। और ये बैकग्राउंड डिस्प्ले क्यों हो गया है देखते हैं। ओके, तो ये कुछ ही प्रॉपर्टीज के लिए आई गेस काम करता होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं नो रिपीट लिख दूं
तो भी ये काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड हम इसी चीज़ को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया था, बैकग्राउंड का साइज प्रोवाइड किया था यहाँ से, जिसको हमने कवर पे प्रोवाइड कर दिया था, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर एक फुल फ्लैश बैकग्राउंड दिख रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक सुंदर सी हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं, राइट। कि यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ द सनसेट व्यू। तो मैं सबसे पहले उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ H1, ठीक है। और मैं उसको नाम देता हूँ द सनसेट व्यू। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन मोड पे डाल देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ये अच्छा सा नहीं लग रहा है। प्लस हमारे पास ये कॉर्नर पे भी है। तो हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट अब सेटिंग्स ट्राई करेंगे कि हम इसको सेंटर पे सबसे पहले कैसे ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना H1 एलिमेंट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देख सकते हो मेरा ये जो है यहाँ पर सेंटर में आ गया है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और कलर को कर देता हूँ वाइट। यस, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा दिखे, तो मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ से फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 45 px। यस, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, राइट। तो अब मैं इसके अराउंड एक बॉर्डर भी दे देता हूँ जो होगा मेरा ब्लैक कलर का। तो मैं बॉर्डर स्पेसिफाई कर दूंगा 3 px सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। और मैं बॉर्डर को थोड़ा सा ज़्यादा 7 px कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया, 5 px करके देख लेते हैं, बेटर। और अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर को ब्लैक की जगह ऑरेंज कर दूँ तो काफ़ी सही लग रहा है, राइट। और गाइज अगर आप चाहते हो कि जैसे ये मेरा बॉर्डर है, ये पूरा यहाँ पर ना जाके सिर्फ एक अपने सनसेट व्यू जितना ही बॉर्डर कवर करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्पैन टैग लगा देते हैं और अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करके स्पैन टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और ये जो H1 को हमने प्रॉपर्टी दी है, अब ये हम स्पैन को प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरे पास जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है और मेरा बॉर्डर जो है अब वो खाली सनसेट व्यू तक ही रह जाता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है उसको, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अगर उसको मिडल में लाने के लिए मेरा अलाइनमेंट काम कर जाता है। ओके, ये तो नहीं काम करेगा आई गेस। ओके, ये मेरा काम कर गया। तो H1 के अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्पैन टैग के अंदर टेक्स्ट है, तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो हमारे पास वो सेंटर में आ गया। और साथ ही में हमारे पास एक बॉर्डर भी जो इसके अराउंड ही सिर्फ आया था, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे मान लो एक और स्पैन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर में भी एक स्पैन टैग, मल्टीपल स्पैन टैग्स भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक और स्पैन लगा के अपने सनसेट को यहाँ से कट करूंगा और सनसेट को यहाँ पर पेस्ट करूंगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अगर इसको पेस्ट करूंगा तो अब आप देखो कि उसमें भी यही इमेज और यही बॉर्डर एक हमारे पास आ गया है जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको एक क्लास प्रोवाइड कर सकता हूँ स्पैन। तो यहाँ पर जाकर अगर मैं डॉट स्पैन नाम से इसको एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूँ जिसमें मेरे को सिर्फ एक कलर देना है जो कि होगा मेरा ऑरेंज, तो उससे मेरा सनसेट जो है वो ऑरेंज के अंदर चला जाएगा, राइट। तो अब इसके पीछे ये इमेज क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो है स्टार है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर स्टार मतलब सब चीज़ें। तो हमारे एलिमेंट के अंदर भी इमेज आएगी और आप देख सकते हो ये इमेज जो है यहाँ पर हमारी आ रही है, वो उसी वजह से आ रही है बिकॉज हमने वहाँ पर क्या स्पेसिफाई किया था, एक स्टार। तो हम स्टार की जगह यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारा एलिमेंट विच इज़ बॉडी, तो वो इमेज वहाँ से हट जाएगी। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर यहाँ पर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर स्पैन टैग की बात की थी, तो क्लास स्पैन की वजह से यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये स्पैन टैग के लिए अवेलेबल है बेसिकली। तो ये बॉर्डर जो है इधर भी काम करेगा। तो अगर हमें इसको नहीं देना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं नन। तो आप देख सकते हो सनसेट से हमारा बॉर्डर हट गया और ये हमारा एक लास्ट में पेज बना है द सनसेट व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया और आपको ये भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, वी विल बी बैक विद मोर कंटेंट सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।